Hello and welcome. You are welcome to a YouTube channel of Dr. Anil Joshi, purely dedicated for educational purposes. It has got lectures in English for medical graduates, paramedical graduates, so also informative lecture जो आम लोगों के लिए रहते हैं वो सब हिंदी में रहते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है हिंदी में और वो है कॉमन मैन के लिए, सभी लोगों के लिए है जिनको ओपीजी नामक जांच डेंटल सर्जन से या जनरल सर्जन से बोली जाती है, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ओपीजी कैसा लिया जाता है, कैसा होता है और उसका टेक्निक किसी तरीके से लेता है, पेशेंट को क्या क्या कोऑपरेशन करना है, ये सभी मैं आपको इस एक्सरे में दिखाने वाला हूँ। इस एक्सरे में हम ओपीजी रूम में भी जाएंगे, ओपीजी रूम का मशीन भी देखेंगे, उसको ऑपरेशन कैसा होता है वो भी देख लेंगे और जानकारी ले लेंगे कि ओपीजी करते समय पेशेंट को क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए और कैसा कोऑपरेशन करना चाहिए। तो चलो चालू करें ए लेक्चर ऑन ओपीजी। ओपीजी के ऊपर व्याख्यान चालू करेंगे। तो सबसे पहला चालू करें ओपीजी क्यों किया जाता है। वैसा देखा जाए तो इसके लिए सेपरेट वीडियोस बनाए गए हैं जो डेंटल सर्जन्स के लिए और ऑर्थोडेंटिस्ट सर्जन के लिए और जो जनरल सर्जन के लिए है। मतलब इन शॉर्ट आपको बोल सकते हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्चर है, कोई जॉ का कोई भी डिसऑर्डर है, डिसलोकेशन है, मुंह बंद नहीं हो रहा, खुल नहीं रहा, कुछ इन्फेक्शन है, टूथ में है, टूथ के नीचे है या मैंडिबल के नीचे है, सर्जरी कुछ प्लान करनी है मैंडिबल के ऊपर, तो ये ओपीजी एक्सरे लिया जाता है। ओपीजी में जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे दो अगर मन में पॉसिबिलिटीज है, या डिसीज 1 है, डिसीज 2 है, उसमें का डायग्नोसिस एक्यूरेटली बन जाता है। मतलब आपको अगर टाइप 1 बीमारी है तो 1 का पता चलता है, 2 है का 2 का पता चलता है, यानी कि दोनों में से ये डिफरेंशिएट कर सकता है आपको कौन सी बीमारी है। ओपीजी टेस्ट ये तो एक पेनलेस है, बिल्कुल कुछ दर्द नहीं, बहुत ही फास्ट है और बहुत ही आसान है। इट इज अवेलेबल एट मेनी प्लेसेस, बहुत सी जगह अवेलेबल है, मगर आजकल इसकी रिप्लेसमेंट सीबीसीटी नामक एक मशीन है जिसकी ओर से हो गई है, जिसमें ज़्यादातर एप्लीकेशंस भी है, 3D व्यूज़ भी है और ज़्यादा मेजरमेंट की एक्यूरेसीज भी है। मगर ज़्यादातर चीज़ों के लिए ओपीजी ये काफ़ी है। इसमें रेडिएशन आता है, इसलिए ये जब भी चाहिए तभी ही डॉक्टर बोल देते हैं। मगर अगर 32 दांत का असर अलग एक्सरे लिया तो जो रेडिएशन है उससे ओपीजी में कम रेडिएशन लगता है। और दूसरा रेडिएशन का एडवांटेज यही रहता है, जब रेडिएशन चालू है तब शरीर में जाता है, मगर एक बार टेस्ट हो गई तो उसके बाद बिल्कुल कुछ रेडिएशन शरीर में नहीं रहता। इसका रेडिएशन का डोज बहुत ही छोटा रहता है, मगर वो भी जो फीटस डेवलप हो रहा है पेट में उसके लिए ज़्यादा है। इसलिए कोई भी प्रेगनेंसी में, कोई भी अगर पेशेंट में प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है तो ओपीजी नहीं किया जाता। ओपीजी कैन नॉट बी डन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ओपीजी नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि इसके लिए कोऑपरेशन लगते हैं। 3 से 4 मिनट का टेस्ट है, 3 से 4 मिनट तक प्रोसीजर में पेशेंट स्थिर होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो ये टेस्ट नहीं हो सकता। बच्चे भी कई बार नहीं कोऑपरेट करते, वो तो 4 मिनट नहीं रह सकते। नहीं तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं कि जिसमें मुंह में सरका होता है, गर्दन का रहता है, तो पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता और ये टेस्ट नहीं हो सकती। पहले पेशेंट को हम पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं कि ओपीजी कैसा किया जाता है। एक जो हेतु ये श्रृंखला बनाने में है वो पेशेंट का एजुकेशन। अगर पेशेंट को पहले मालूम हो गया कि प्रोसीजर कैसा होता है तो पेशेंट का माइंड सेटअप अलग रहता है, पेशेंट का कोऑपरेशन ज़्यादा रहता है और पेशेंट इजीली 4 मिनट तक रहता है। बहुत से बार हमने देखा है कि 3-4 साल के बच्चे भी अगर हमने थोड़ा समय व्यतीत किया, उनको एक्सप्लेन किया, उनका कॉन्फिडेंस गेन किया तो भी कोऑपरेट करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टेस्ट को समझ लेना और उसको कोऑपरेट करना, क्योंकि पेशेंट का जो मूवमेंट रहता है ना
उससे इमेज ब्लर बन जाती है, उसमें शार्पनेस नहीं आता। तो अगर शार्पनेस चाहिए तो पेशेंट स्टैंड स्टिल होना चाहिए। दूसरा, ओपीजी का जो आर्च रहता है ना, वो आर्च एक फिक्स रहता है, और फिक्स आर्च में अगर पेशेंट आगे या पीछे साइड को गया तो वो ब्लर बन जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को 3 से 4 मिनट तक एकदम स्टैंड स्टिल खड़ा रहना चाहिए। हम पेशेंट को पहला एक्सप्लेन कर देते हैं, ये वीडियोस भी उनको दिखा देते हैं। उसके बाद में पेशेंट को रूम में ले लेते हैं और उनको एक माउथ पीस देते हैं। माउथ पीस को 2 स्लॉट्स रहते हैं जिसमें उनका ऊपर का दांत और नीचे का दांत परफेक्टली मैच हो जाते हैं, और मशीन को भी 2 हैंडल्स रहते हैं जिसको पेशेंट पकड़ सकता है। पेशेंट को एक दूसरी बात बोलनी पड़ती है, वो मशीन कैसा घूमेगा, क्योंकि अगर पेशेंट अवेयर नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, तो जब पेशेंट के सर के अराउंड मशीन घूमेगा तो पेशेंट हिल जाएगा और वो एक से अच्छा नहीं आएगा। इसके लिए पेशेंट को बोला जाता है कि जब मशीन सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो आवाज़ आने दो या मशीन को घूमने दो, आपने गर्दन को स्थिर रखना है। और उसकी वजह से पेशेंट के शोल्डर को भी मशीन टच नहीं करता। अगर पेशेंट हिला, पेशेंट ने गर्दन ऊपर की तो शोल्डर भी ऊपर जाएंगे और मशीन आर्च के बीच में शोल्डर आ जाएगा और एक से नहीं होंगे। अभी जो मैंने आपको बोल दिया वो चलो हमारे डॉक्टर जोशी हैं उनके साथ जाएंगे। ये ओपीजी का रूम है। ओपीजी रूम 10 बाय 10 का रहता है। उसको दरवाजे में लेड भरा हुआ होता है ताकि उसका रेडिएशन बाहर न जाए, और दीवारें 9 इंच की रहती है। ये अभी ओपीजी मशीन है। ओपीजी मशीन के डिफरेंट जो पार्ट्स है वो आपको दिखा देंगे, और इसके और एक जो अटैचमेंट है उसको सिफेलो बोलते हैं। सिफेलो, ये सिफेलोग्राम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ मशीन की ही और ओपीजी की बात कर रहे हैं। ये मशीन का ट्यूब है। ये जो ट्यूब रहती है वो डेंटल ट्यूब रहती है, यानी कि छोटी रहती है, दैट इज फिक्स एनोड, और उसको एक स्लिट रहता है जिस स्लिट से रेडिएशन बाहर निकलता है। बीच में पेशेंट की गर्दन रहती है और पेशेंट का सर रहता है, और पेशेंट का जो दांत के हिस्से लेने हैं वो रहते हैं। इधर पेशेंट के लिए चीन फिक्स करने के लिए 2 स्टर्स साइड को रहते हैं। ये जो होल्डर है उसमें कैसेट बैठती है, कैसेट होल्डर बोलते हैं इसको। ये मिरर इसके लिए रखा जाता है कि पेशेंट को पोजीशन करेक्ट आनी चाहिए। मिरर में पेशेंट को जो उसका नाक दिखता है उसके ऊपर एक रेड लाइन आ जाती है, उससे पता चलता है पेशेंट का सेंटर करेक्ट है या नहीं, या गर्दन थोड़ी टिल्ट हो गई तो भी उससे पता चलता है। बाद में यहाँ फैक्टर्स लगवा देते हैं, जो भी पेशेंट का थिकनेस होगा, उम्र होगी, उसकी वजह से फैक्टर लगाए जाते हैं, और उसके बाद में एक्सरे लेते हैं। ये बटन दबाने के बाद एक्सरे लेना चालू हो जाता है। हर पेशेंट को हैंडलिंग के लिए टेक्नीशियन ग्लव्स पहनते हैं, और पेशेंट के पहले या बाद में मशीन को सैनिटाइज किया जाता है। तो अभी ये जो होल्डर है वो हम हाथ में टेक्नीशियन के दे देंगे, वो यहाँ कैसेट बिठाएगा, टेक्नीशियन पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे देगा, और बाद में हम कैसा एक्सरे लेते हैं देखेंगे। ओपीजी में जो ड्रम यानी कि जिसमें ट्यूब रहती है और वो कैसेट जो अंदर डाली होती है वो एक सर्कुलर मोशन में घूमते हैं, यानी 360 डिग्रीज में घूमते हैं। ये अभी कैसेट दिखा दिया है आपको। कैसेट के ऊपर मार्कर है, मार्कर से पता चलता है कौन सी राइट साइड है और कौन सी लेफ्ट साइड है। ये डिजिटल कैसेट है, वो अभी हम लगवा देंगे स्टर में। तो ये कैसेट लगवा दी। बाद में पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि क्या क्या हम करने वाले हैं, एक्सरे कैसे निकलने वाले हैं। ये जो असेंबली पूरी है वो उसके गर्दन के साइड से घूमने वाली है, तो इधर उधर देखने का नहीं, डरने का नहीं। आवाज आ गई तो ऐसा मत सोचो कि आपको कुछ लग जाएगा। उसके बाद में पेशेंट को करेक्ट पोजीशन दिया जाता है। करेक्ट पोजीशन में सामने से अगर देखा तो ये जो लाइट की लाइन है वो नाक पे आनी चाहिए। अभी सीधा करेक्ट हो गया। दांत के ऊपर दांत रखने चाहिए, और नीचे जो स्टर है वो स्टर बीच में रहना चाहिए। ये अगर पेशेंट की पोजीशन हो गई तो ये जो पूरी असेंबली है ये पूरी की पूरी ऊपर या नीचे आ सकती है। अगर पेशेंट ऊंचा है तो ऊपर जाती है, अगर पेशेंट छोटा है, हाइट में कम है, तो ये पूरी असेंबली नीचे आ सकती है। अभी इसके बाद में एक्सपोजर सेट कर दिए हैं, पेशेंट की वजह से एक्सपोजर करेक्ट लगवा दिए हैं। अभी ये बटन लेके हम एक्सरे लेने वाले हैं। जब एक्सरे चालू होगा तो मशीन से आवाज आती है। मशीन जब चालू होगा तो 360 डिग्री रोटेट करेगा। 360 डिग्री पे इक्वल स्पीड होना चाहिए, इसलिए पहला पेशेंट
कि गर्दन से ट्यूब पीछे आती है, यानी कि इट गोज इन निगेटिव डायरेक्शन। उसके बाद में कैसेट भी थोड़ी सी निगेटिव डायरेक्शन में आती है और उसके बाद में मोशन चालू हो जाता है। जब मोशन चालू होता है तो एक्सरे भी निकलते हैं और जब एक्सरे निकलते हैं तो मशीन से आवाज आती है आपके इंडिकेशन के लिए कि रेडिएशन चालू है। अभी ये पूरा हो गया है, उसके बाद में मशीन फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा। ये अभी कैसेट एडजस्ट कर रहा है, ये अभी मशीन फिर अपनी पोजीशन पे आ रहा है। तब तक पेशेंट ने बीच में ही रहने का है, ये पूरा घूमेगा, वो गर्दन के बाजू से घूमेगा, शोल्डर को, कंधे को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उसके बाद ये कैसेट बाहर आ जाता है। अभी हमने देखा मशीन कैसा ऑपरेट होता है, एक्सेस कैसे आते हैं। अभी यहाँ हम देखेंगे कि इसके फायदे क्या है। समटाइम कभी कभी मुंह के अंदर से जो एक्सरे लेते हैं इंट्राओरल, वो डिफिकल्ट बन जाते हैं। अगर मुंह ठीक से नहीं खुला, नहीं तो पेशेंट अगर बच्चा है तो अंदर के एक्सरे लेना थोड़ा मुश्किल बन जाता है। दूसरा, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लिए ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्योंकि उसमें दो भी आ जाते हैं, एक ओपन माउथ एंड दूसरा क्लोज माउथ। यहाँ दांत के जो पूरे बाउंड्रीज दिखते हैं ना, रूट्स दिखते हैं उसके, लमाइना ड्यूरा दिखते हैं, डेंटल कैरीज दिखती है, यानी कि दांत के अगर कुछ खराबी है तो उसमें पता चलता है। उसके बाद ना तो ये जो लिमिटेशन टॉपिक है ना, ये आप एक्सपर्ट पे छोड़ दीजिए, ये पेशेंट के लिए नहीं है, इसलिए मैं ये ज़्यादा डिटेल में उसका नहीं जाने वाला हूँ। एक सिर्फ आपके लिए बोलने वाला हूँ, अगर पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है, अगर पेशेंट हिल रहा है तो ये जांच करना मुश्किल हो जाता है। और अगर बच्चों में ये जांच नहीं हो गई तो अंदर से हर एक दांत को देखना ये थोड़ा मुश्किल बन जाता है। तो बच्चों में ये टेस्ट करनी ही पड़ती है। ये जो इंटरप्रिटेशन पार्ट है ना, ये भी मैं आपको बोलता हूँ एक्सपर्ट के लिए छोड़ दो। आपके लिए सिर्फ मालूम पड़ना है कि ये 32 जो दांत दिखा दिए हैं वो एक्सरे पे कैसे दिखते हैं, वो स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। यानी कि अगर आपने मैंडिबल देखा तो कर्व रहता है, मगर जब एक्सरे में आता है वो सीधा स्ट्रेट बन जाता है। और ये सब आपको दांत के नंबर दिए हैं, इस दांत के नंबर के सभी का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। ये नॉर्मल ओपीजी ऐसा दिखता है कि जहाँ आपको सब दांत दिखेंगे, और अगर कोई दांत मान लो विजडम टूथ वो नहीं दिख रहा बाहर से, फिर भी इसमें पता चलता है वो है या नहीं है। अगर है तो किस एक्सिस से है, एंगल में है, ये भी इसमें पता चलता है। डेंटल इम्प्लांट वर्क के लिए बहुत काम की चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद में अगर कुछ लग गया है, फ्रैक्चर है, तो भी उसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी कि मैंडिबल का जो भी आप सोचेंगे ना, उसके लिए ये टेस्ट लगता ही है। इसमें बहुत ही अच्छे मैंडिबल की इंफॉर्मेशन मिलती है, जो दांत आए हैं उसके लिए भी और जो दांत नहीं आए हैं उसके लिए भी। उसके बर्ड्स इसमें मालूम पड़ते हैं। ये रहा टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, जिसका रेडियोग्राफी करना ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसमें ये बहुत आसानी से बन जाता है, और इसमें दोनों ओपन और क्लोज माउथ ऐसे भी एक्सरे आ सकते हैं। अभी तक हमने ओपीजी के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। इस लेक्चर का पूरा जो उद्देश्य था वो पेशेंट को एजुकेट करने का था, पेशेंट को मालूम करवाने का था कि ये जो ओपीजी जांच रहती है इसके लिए आपसे क्या क्या कोऑपरेशन लगता है। और आपको भी मालूम करने की, आपको भी बोलने की कोशिश की कि आप जब ओपीजी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ वो कैसा लिया जाएगा, उसके लिए आपको क्या क्या कोऑपरेट करना पड़ेगा। इस चीजें आपको मेरे ख्याल से अभी तक पूरी ध्यान में आई होगी। हमारा एक विश्वास है कि आपका दांत का स्वास्थ्य आपके शरीर के स्वास्थ्य जैसा है। मतलब अगर दांत स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। कोई भी बीमारी दांतों से शरीर में जाती है, इसके लिए
दांतों का सही होना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और ये दांत और शरीर ये दोनों भी जिनके पास ठीक होते हैं वो बड़े नसीबवान होते हैं। आप सभी का धन्यवाद कि आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और अपनापन हमेशा मेरे ब्लॉग को मिलता रहे। अगर अच्छा लगे तो लाइक की मोहर लगाओ और दोस्तों को जरूर रिकमेंड करो। इसके साथ हम आपको स्वास्थ्यपूर्ण जिंदगी की शुभकामनाएं देते हैं और विश्वास करते हैं कि किस्मत आपको जरूर साथ देगी। खुद का ख्याल रखना और जल्द ही हम आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।